हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। आज के लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे भारत के अंदर औरतों की प्रोफाइल क्या है। औरतों की परिस्थिति के बारे में हम अच्छी तरीके से एनालिसिस कर चुके हैं, लेकिन कुछ नंबर्स को देखेंगे कि औरतें भारत के अंदर अलग अलग एरियाज़, अलग अलग सेक्टर्स में कंटेम्प्रेरी सिनेरियो में, प्रेजेंट सिनेरियो में कहाँ स्टैंड करती हैं। और यहाँ पर सिर्फ आपको नंबर दे रखे हैं पहले इस वाले सेक्शन में। उसके बाद नंबर्स के साथ साथ आपको उसके पीछे कुछ रीजंस बताए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एनालिसिस इतनी ज़्यादा गिवन नहीं है। एनालिसिस अच्छी खासी गिवन है, जितना आप मेंस में आपको आंसर लिखना है उतना काफ़ी है। लेकिन आपके दिमाग में चीज़ों को अच्छी तरीके से बिठाने के लिए, क्योंकि नंबर्स देखो दोस्तों ऐसी चीज़ होती है कि आप हर किसी चीज़ के नंबर्स याद नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि यूपीएससी या किसी भी एग्ज़ाम की जर्नी में, भले ही कोई आप स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, स्कूल लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, डेट्स एंड नंबर्स के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। येस, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट जो रिपोर्ट्स होती हैं वहाँ पर आपकी कंट्री कहाँ स्टैंड करती है, और लिटरेसी रेट क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट करेंट टाइम पर क्या है, भारत के अंदर लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है, ये कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो कि आपको याद रखने चाहिए। और अच्छी बात ये भी है इन नंबरों को याद रखने की, क्योंकि ये नंबर 10-10 साल तक चेंज नहीं होते हैं। जैसे ही कोई नया सेंसस आएगा या फिर कोई बहुत बड़ी घटनाक्रम हुई तो उसके बाद जाकर ये नंबर्स बदलते हैं। लेकिन जब तक आपकी यूपीएससी की जर्नी चलेगी तब तक ये नंबर्स जो होते हैं ये सेम रहते हैं, इतनी जल्दी बदलते नहीं हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं व्हाट इज़ द प्रोफाइल ऑफ विमेन इन इंडिया। अब यहाँ पर जो भी आपको भारत के अंदर औरतों की स्थिति और परिस्थिति बताई जा रही है, वो बताई जा रही है अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे के अकॉर्डिंग। मतलब ऐसा नहीं है ये पूरा टॉपिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सर्वे पर निर्धारित है शुरू में, लेकिन आपको जो सबसे पहली बात बताई जा रही है, यहाँ पर हम और भी चीज़ों को समझेंगे कि और हम कौन कौन से इंडेक्सेस का, कौन कौन सी रिपोर्ट्स का सहारा ले सकते हैं फ़िलहाल। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पहले पैराग्राफ के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी है, इकोनॉमिक बॉडी है। इसका एक सर्वे आता है, इसकी एक सर्वे रिपोर्ट आती है हर एक साल, जो कि अलग अलग कंट्रीज़ को रैंकिंग देती है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसके रिपोर्ट, इसके सर्वे के अलावा हर साल इसके द्वारा एक इंडेक्स भी जारी करा जाता है जिसके अंदर कंट्रीज़ को रैंकिंग दी जाती है। ठीक है। और उस इंडेक्स का नाम होता है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इंडेक्स का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और इसको रिलीज़ कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। आगे बढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें करना ज़रूरी हैं विद रिस्पेक्ट टू कि ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है क्या, और उससे भी पहले ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बॉडी है ये कब बनी थी, क्या काम करती है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं जिससे आपको प्रीलिम्स में मदद मिलेगी। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये एक, सबसे पहली बात तो ये याद रखना, ये एक दोस्तों इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है। और उसके अलावा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होने के अलावा ये एक थिंक टैंक भी है। थिंक टैंक दोस्तों, सॉरी मैं थिंक थैंक्स लिख रहा हूँ, थिंक टैंक। थिंक टैंक दोस्तों ऐसी बॉडी को, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है जो कि कोई एक अपनी रिसर्च करके एक रिपोर्ट को पेश करते हैं। आप थिंक टैंक को एक प्रकार का एक एनजीओ भी समझ सकते हो, जहाँ पर बहुत सारे लोग कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से किसी एक विषय के ऊपर, किसी एक मुद्दे के ऊपर कुछ आंकड़ों को गली गली मोहल्ले जाकर कलेक्ट कर लेकर आते हैं। और वो थिंक टैंक जो बनता है, जो कि एक बॉडी बनती है, ज़रूरी नहीं है वो इंटरनेशनली हो, वो नेशनल लेवल का भी हो सकता है। हमारे देश में भी बहुत सारे थिंक टैंक होते हैं। ठीक है। हम उनके बारे में बात करेंगे अपने पेपर 2 के अंदर, गवर्नेंस के अंदर। लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ जाओ कि थिंक टैंक एक ऐसी बॉडी को कहा जाता है जो कि एक एनजीओ की तरह वर्क करती है। अब ज़रूरी नहीं कि उसका स्टेटस एनजीओ ही होगा तभी वो थिंक टैंक कहलाएगी। नाम को समझो, थिंक टैंक, दे आर थिंकिंग ऑन सम इश्यूज़। उनके पास आंकड़े हैं, उनको वो कंपाइल करते हैं,
उसके बेसिस पर वो रिपोर्ट को प्रिपेयर करते हैं। वो रिपोर्ट को प्रिपेयर करी हुई रिपोर्ट को इंटरनेट पर, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, न्यूज़पेपर में, टेलीविज़न में दिखाते हैं, पेश करते हैं, सरकार को भी सौंपते हैं ताकि सरकार उनके प्रस्तुत, जो उन्होंने रिपोर्ट करी है सरकार के सामने, उनकी प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के बेसिस पर कुछ पॉलिसीज़ लेकर आए। अगर उनकी रिपोर्ट एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को टारगेट करती है तो सरकार को वो रिपोर्ट सौंपने का मकसद ये होता है कि सरकार उस पर सोच विचार कर कर कुछ पॉलिसीज़ वगैरह बनाए। इसको कहते हैं थिंक टैंक। ये नाम फ्रीक्वेंटली आपकी यूपीएससी की जर्नी में अलग अलग सब्जेक्ट्स में आएगा, पर्टिकुलरली आईआर के अंदर आएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा, पॉलिटी के अंदर आएगा, गवर्नेंस के अंदर आएगा। तो मैंने आपको इसलिए पहले ही बता दिया है। तो थिंक टैंक तो है, लेकिन उसके साथ साथ ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है हमें, वर्ल्ड लेवल का इकोनॉमिक इश्यूज पर देखने वाला एक फोरम है, एक प्लेटफॉर्म है। फोरम कहते हैं मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो, जो कि एक प्लेटफॉर्म की तरह काम करता है। ठीक है। और हर एक साल इसकी एनुअल मीटिंग होती है। ठीक है। हर साल WEF की जो एनुअल मीटिंग होती है वो कहाँ पर होती है, दुनिया के कौन से कोने में होती है? तो वो होती है स्विट्ज़रलैंड नाम की कंट्री में, स्विट्ज़रलैंड में होती है। और स्विट्ज़रलैंड में कहाँ पर होती है, ये सब चीज़ें दोस्तों इंपॉर्टेंट होती हैं यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। डेवोस में होती है, स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है डेवोस, वहाँ पर होती है। अब जब ये मीटिंग होती है तो इस मीटिंग में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? इनकी हर एक साल की जो एनुअल मीटिंग होती है इसमें ग्लोबल लीडर्स आते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों से, जो कि अलग अलग सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्लोबल लीडर्स का मतलब ये नहीं होता कि हर एक कंट्री का प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर ही वहाँ पर प्रस्तुत होगा। प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के अलावा बहुत सारे सेक्टर्स के लोग यहाँ पर आते हैं। जैसे अगर मैं आपको बताऊँ तो गवर्नमेंट सेक्टर के लोग तो यहाँ पर आ ही रहे हैं। ठीक है। जो कि हो सकता है कि कोई पॉलिटिशियन आए किसी कंट्री का, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति खुद चले आए, वो किसी अपने मंत्री को भेज दें, ब्यूरोक्रेट्स को भेज दें। तो गवर्नमेंट के साथ जो भी लोग जुड़े होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। बिजनेसमैन जो होते हैं, बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। जो एकेडमिया के लोग होते हैं, एकेडमिया मतलब बहुत एक तरीके से आप ऐसा मान लो कि जो PhD स्कॉलर्स हैं, जिन्होंने एक क्षेत्र में बहुत डेप्थ में काम कर रखा है, कोई नोबेल प्राइज़ विनर है, किसका रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल है, कोई यूनिवर्सिटी का बहुत फेमस प्रोफेसर है, बहुत ही ज़्यादा फेमस यूनिवर्सिटी के अंदर कोई एक पर्सन टीचर है, प्रोफेसर है। तो ये उन जो पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र के जो लोग होते हैं उनको हम एकेडमिया बोलते हैं। ठीक है। और इसके अलावा जो सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं, आपके और मेरे जैसे लोग, वो भी जाते हैं। लेकिन आपके और मेरे जैसे लोग ऐसा नहीं होता कि आप टिकट करवाओगे और मुंह उठाकर इनकी मीटिंग में घुस जाओगे। आपका कोई एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, यानी कि आप ना ही गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हो, ना ही आप एक बिजनेसमैन हो, ना ही आपने कोई PhD वगैरह हासिल कर रखी है पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, बट सोसाइटी में यू आर अ इन्फॉर्म्ड सिटीजन। और आपने कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में काम कर रखा हो, जैसे ट्रांसजेंडर्स के मुद्दे पर, या फिर मान लो कि इन्फ्लेशन के बेसिस पर आपने इन्फ्लेशन का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, पॉवर्टी का मुद्दा, या फिर लोगों के अंदर जागरूकता फैलाना कि हर घर में शौचालय होना चाहिए, ऐसे मुद्दों पर अगर आपने काम कर रखा होता है तो आप सिविल सोसाइटी के पार्ट होते हो। यू आर इन्फॉर्म्ड सिटीजन और यू आर स्प्रेडिंग दैट इन्फॉर्मेशन अमंग्स द पीपल ऑफ द कंट्री। तो आप यहाँ पर अगर एक मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि फेमस नाम हो, लेकिन अगर आपका ऐसा कोई योगदान है देन यू कैन अप्लाई कि मुझे भी इस मीटिंग में आना है, तो आपको उस मीटिंग में वो आने दिया जा सकता है, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पर इस मीटिंग के अंदर करा क्या जाता है, ये सारे लोग यहाँ पर करते क्या है हर एक साल? ये क्या चाय समोसा वड़ा पाव खाने जाते हैं या फिर कुछ काम की बात भी होती है यहाँ पर? तो ये लोग जो हैं, सारे के सारे जो लीडर्स यहाँ पर आते हैं, ये क्रिटिकल इश्यूज़ को यहाँ पर डिस्कस करते हैं जो कि दुनिया को प्रभावित कर रहे होते हैं वो इश्यूज़। और वो इश्यूज़ से रिलेटेड हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इकोनमी, वो इश्यूज़ रिलेटेड हो सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू सोसाइटी,
और वो इश्यूज हो सकते हैं पॉलिटिकल नेचर के। ठीक है, इसकी जो शुरुआत करी थी, इस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो शुरुआत करी थी, वो एक पर्सन ने करी थी और उनके फाउंडर का जो नाम है वो था क्लॉस, KLAUS, क्लॉस श्वाब। क्लॉस श्वाब, श्वाब की स्पेलिंग है SCHWAB, श्वाब। कब इन्होंने शुरुआत करी थी इसकी? साल 1971 के अंदर। ठीक है, तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होगे कि यहाँ पर पब्लिक सेक्टर हम किसको कहते हैं? गवर्नमेंट को। और प्राइवेट सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट सेक्टर से बिलोंग नहीं करते हैं, वो सारे लोग प्राइवेट सेक्टर के पार्ट होते हैं। जैसे आप गवर्नमेंट और बिजनेस सेक्टर को मान लो, गवर्नमेंट और एकेडमिया को मान लो, या गवर्नमेंट ऑफ सिविल सोसाइटी को मान लो। तो यहाँ पर इस मीटिंग में एक यूनिक चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी हर एक साल जो मीटिंग हो रही है, वहाँ पर ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है, ये जो मीटिंग होती है, या फिर ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर इमर्ज होता है जहाँ पर हमें पब्लिक प्राइवेट सेक्टर्स की कोऑपरेशन देखने को मिलती है। ये इसकी एक यूनिक बात है कि यहाँ पर सरकार की साइड से भी लोग आ रखे हैं और प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करने वाले भी लोग आ रखे हैं। और यहाँ पर बड़े सारे जो, जैसे हमने क्रिटिकल इश्यूज़ के बारे में यहाँ पर बात करी, तो ये लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं कि दुनिया के अंदर जो अपकमिंग या जो करंट ग्लोबल चैलेंजेस हैं, उनके ऊपर डिटेल्ड तरीके से बात करी जाए और उनके ऊपर कुछ इनिशिएटिव लिए जाएं। और ये जिस जिस देशों से आ रखे होते हैं लोग, ये चाहते हैं कि इनकी सरकारें उस पर कुछ कड़े कदम ले, कुछ इनिशिएटिव ले। अब ऐसे ग्लोबल चैलेंजेस कौन कौन सी फील्ड के हो सकते हैं? हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में यहाँ पर बात होती है। जो क्लाइमेट है, ग्लोबल वार्मिंग है, ऐसे मुद्दों पर यहाँ पर बात होती है। अब देख रहे हो, ऐसे क्वेश्चन UPSC प्रीलिम्स के अंदर बना सकता है कि नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अब आप नाम सुनते ही सोचोगे कि इसके अंदर सिर्फ इकोनॉमिक इशूज़ ही डिस्कस करे जाते होंगे, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी वगैरह, या इकोनॉमी के बारे में। और अगर ये आ गया कि क्या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में क्लाइमेट या ग्लोबल वार्मिंग रिलेटेड इशूज़ के बारे में डिस्कशन होती है, तो आप उसको हो सकता है एलिमिनेट कर दो, लेकिन नहीं, यहाँ पर इसके बारे में बात होती है। और उसके अलावा जैसे न्यू इकॉनमी का जो कंसेप्ट है, ठीक है, न्यू इकॉनमी मतलब आपकी, जैसे अगर लीस्ट डेवलप्ड इकॉनमी है तो आप कैसे अंडर डेवलप्ड, या जिसको लीस्ट डेवलप्ड इकॉनमी कहते हैं, आप कैसे अपनी कंट्री को डेवलपिंग इकॉनमी बनाओगे, और डेवलपिंग इकॉनमी से लेकर जाकर आप डेवलप्ड इकॉनमी बनोगे। ठीक है, और आजकल की जो नई दुनिया में जो भी इन्वेंशंस हो रही हैं, जो दुनिया के किसी और कोने में हो रखी हैं, तो आप उनको कैसे यूटिलाइज कर सकते हो अपने देश में किसी एक समस्या को सॉल्व करने के लिए। ये सारी चीज़ों को जब आप अपनाते हो तो उसको न्यू इकॉनमी का पार्ट बोला जाता है। इन सारे इश्यूज़ के ऊपर यहाँ पर मतलब बेसिक तरीके से मैं अगर आपको बताऊँ तो इन सारे मुद्दों के ऊपर यहाँ पर बात होती है और ये इसका पर्पस होता है। ठीक है, तो हमने इसका एक तरीके से मिशन भी डिस्कस कर लिया कि इसका मिशन ये है कि यहाँ पर ग्लोबल लीडर्स को बुलाया जाए जो कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। डेवोस में, स्विट्ज़रलैंड में एक जगह है डेवोस, वहाँ पर इनकी गैदरिंग होती है, मीटिंग होती है, जहाँ पर ग्लोबल चैलेंजेस को हर एक साल मिलकर डिस्कस करते हैं। मल्टीपल स्टेक होल्डर्स जो होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, बिजनेस से जुड़े हुए लोग, गवर्नमेंट, NGO, मीडिया, ये सारे लोग भी यहाँ पर आते हैं। ठीक है, और ये कुछ इनिशिएटिव्स लेते हैं कि जैसे क्लाइमेट रिलेटेड इशूज़, हेल्थ रिलेटेड इशूज़, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, डिजिटल इनोवेशन हो गया, न्यू इकॉनमी हो गया, इन सारे इश्यूज़ के ऊपर ये लोग सोच विचार करते हैं कि फ्यूचर चैलेंजेस इन सारे मुद्दों के ऊपर क्या आ सकते हैं और दुनिया प्रेजेंटली इन सारे मुद्दों को जो फेस कर रही है उससे दुनिया कैसे उभर कर बाहर आ सकती है। ठीक है, और यहाँ पर जो इसके मेंबर्स हैं वो सिर्फ ग्लोबल लीडर्स, पॉलिटिकल लीडर्स नहीं होते हैं, बल्कि वर्ल्ड की लीडिंग जो कंपनीज़ हैं, ठीक है, वो भी इसके मेंबर हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमर्स, इकॉनमी और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, जो बाकी प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं वो इसके
मेंबर बन सकते हैं। तो ये इकोनॉमिक इनक्वालिटी, क्लाइमेट चेंज, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, टेक्नोलॉजी कैसे बून है या बीन है। बून या बीन का मतलब होता है कैसे टेक्नोलॉजी किसी कंट्री के लिए एक श्राप साबित हो सकती है, ठीक है, वो उसके लिए एक वरदान है या फिर एक श्राप है। ऐसे मुद्दों पर बेसिकली यहाँ पर चर्चाएं होती हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अंदर। आई होप आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में सभी बातें जो मैंने बताई अच्छे से समझ में आई होगी। कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, वरना मैं हम आगे बढ़ते हैं। बताओ, क्लियर हुआ? ओके। फिर दोस्तों हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा था कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है वो हर एक साल एक इंडेक्स रिलीज़ करता है, एक सर्वे रिलीज़ करता है। आप उसको इंडेक्स समझ लो। पहले तो रिपोर्ट रिलीज़ कर रहा है और रिपोर्ट के अंदर एक इंडेक्स है, ठीक है। सबसे पहले मुझे ये बताओ, ये इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स बेसिकली दोस्तों एक लिस्ट होती है। सिंपली अगर आपको उसको समझना है कि इंडेक्स क्या होता है, सिंपली एक लिस्ट होती है। उस लिस्ट के बेसिस, उस लिस्ट के अंदर अलग अलग कंट्रीज को बहुत सारे पैरामीटर्स के बेसिस पर रैंकिंग दी जाती है। ये होता है इंडेक्स का मतलब, ठीक है। इसके इंडेक्स का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर आ सकता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का इनमें से, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इनमें से कौन से इंडेक्स रिलीज करता है। तो वो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और क्लाइमेट इंडेक्स, बहुत सारे इंडेक्स ऐसे दे सकते हो। उसमें से एक नाम होगा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो याद रखना, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, ठीक है। कंफ्यूज मत हो जाना कि इसके अंदर सिर्फ इकॉनमी की बातें होती है। जैसे अभी हमने एक यूनिक चीज़ पढ़ी कि क्लाइमेटिक इश्यूज़ पर, इन्वायरमेंटल इश्यूज़ पर भी ये चर्चा करते हैं लीडर्स। और जेंडर का इशू भी ऑब्वियसली बातें डिस्कस करा जाता होगा, तभी तो ये रिलीज़ कर रहे हैं इस वाले इंडेक्स को, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ करा जाता है हर एक साल, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ी सी बात करना इंपॉर्टेंट है। हम इसको यहाँ पर सेपरेट अलग तरीके से लिख देते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ठीक है, ट्रिपल GI। इस इंडेक्स के अंदर इस चीज़ को मेजर करा जाता है, जो कंट्रीज़ की लिस्ट निकाली जाएगी और उनको रैंकिंग दी जाएगी, तो वो ये मेजर करने के लिए निकाली जाती है कि किस प्रकार से जो विभिन्न नेशन स्टेट्स हैं, जो विभिन्न नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, वो अपने देश के अंदर जो जेंडर डिस्पैरिटीज़ हैं। देखो, दो वर्ड होते हैं दोस्तों, एक होता है पैरिटी और एक होता है डिस्पैरिटी। पैरिटी का मतलब है कि यहां पर सब लोग इक्वल होते हैं। जब भी वर्ड पैरिटी आए तो समझो सब लोग इक्वल हैं। और जब भी कोई चीज़ अनइवन होती है या फिर जब भी किसी जगह पर, किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में, किसी टॉपिक में इनइक्वालिटी है, तो वो डिस्पैरिटी है। तो ये इंडेक्स ये मेजर करने की कोशिश करता है, पता लगाने की कोशिश करता है अलग अलग कंट्रीज़ को रैंकिंग देकर, कि वो कंट्रीज़ अभी तक कितनी सक्षम हो पाई हैं, अपने आप को सक्षम बना पाई हैं, कितनी वो कंट्री समर्थ हैं जेंडर डिस्पैरिटी को। कौन सी डिस्पैरिटी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि इंडेक्स का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। तो ये जो जेंडर डिस्पैरिटी है, अलग अलग कंट्रीज कितनी समर्थ हो पाई हैं, अपने आप को सक्षम बना पाई हैं कि वो इस जेंडर डिस्पैरिटी को, जेंडर डिस्पैरिटी तो मेल और फीमेल के बीच में हो सकती है, तो यहाँ पर कंट्रीज इसको कितना क्लोज कर पाई हैं। क्लोज मतलब ये जो मेल और फीमेल के बीच में अलग अलग एरियाज में जो गैप होता है, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, इकोनॉमी के क्षेत्र में और सोसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन वगैरह जो हो रही है, कंट्रीज कितना इस गैप को कम कर पाई हैं मर्द और औरत के बीच में। और यहाँ पर अब ऐसे तो बहुत सारे एरियाज हो सकते हैं। आप कहोगे सर मर्द और औरत के बीच में जो डिफरेंसेस हैं, जो इनइक्वालिटी है, जो अनइवननेस है, ये बहुत सारे क्षेत्रों में हो सकता है। लेकिन ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ये इस जेंडर डिस्पैरिटी को मेजर करता है 4 एरियाज में। 4 एरियाज में, ये भी एक फिल्म का क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये सारी बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ लिख लिख कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर दे नहीं रखी है। इसलिए मैंने सोचा कि ये मेंस में यहाँ पर बात हो ही रही है तो अलग से इसको फिर फ्यूचर में क्यों पढ़ाना।
जिस टॉपिक के बारे में जहाँ पर बात हो रही है, तो उधर कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपका प्रीलिम्स और मेंस का कभी कभार कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं मेंस के जहाँ पर प्रीलिम्स का भी एक क्वेश्चन बन जाता है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो वो 4 एरियाज कौन कौन से होते हैं? एक तो यहाँ पर मेजर करा जाता है कि विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, मर्द और औरत के बीच में कंट्री के अंदर गैप कितना है विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। इकोनॉमी में कितनी अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट अगर मर्द कर पा रहे हैं तो कितनी अच्छी तरीके से औरतें भी कर पाती हैं। दूसरे एरिया जहाँ पर स्टडी करी जाती है जेंडर डिस्पैरिटी को, वो है एजुकेशन। तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, क्या किसी कंट्री में विमेन की हेल्थ को निगलेक्ट तो नहीं करा जाता है? क्या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है वो कम हो रहा है या फिर वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि बच्चों को जन्म देते वक्त जो माएँ हैं वो मर रही हैं, और अगर मर रही हैं तो 1000 में से अगर वो 10 साल पहले जितनी मरती थी तो उस कंट्री में अब वो कम मरती हैं, ज़्यादा मरने लगी हैं बच्चों को जन्म देते वक्त। और लास्ट टॉपिक जिसके बारे में यहाँ पर बात करी जाती है इस इंडेक्स के अंदर, डैट इज़ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के राजनीति के क्षेत्र में या फिर राजनीति से जुड़े हुए मुद्दों में कितनी इन्वॉल्वमेंट है मर्द और औरत की, क्या उसके बीच में भी गैप है किसी कंट्री में, इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। याद रखना ये जो 4 पैरामीटर्स हैं, हर एक पैरामीटर के अंदर मर्द और औरत के पार्टिसिपेशन की बात आती है, यहाँ पर मर्द और औरत के इन्वॉल्वमेंट की बात आती है। मर्द और औरत को इन एरिया से जो लाभ मिल रहे हैं वो लाभ कम या ज़्यादा तो नहीं मिल रहे हैं, इन सारे विषयों पर बात होती है। तो पहला एरिया इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, दूसरा है एजुकेशन, तीसरा है हेल्थ एंड सर्वाइवल, और चौथा है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। अब यहाँ पर क्या होता है, कंट्रीज़ को ना स्कोर दिए जाते हैं, और वो स्कोर होते हैं, देखो इकोनॉमी से रिलेटेड ना एक सब्जेक्ट होता है, जैसे क्लास 11th में जो बच्चे इकोनॉमिक्स लेते हैं तो उनको ना 2 प्रकार की एनसीईआरटी मिलती हैं। जैसे आप इकोनॉमी को 11th-12th में कैसे समझते हो, एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर एक होती है इंडियन इकोनॉमी की बुक, और एक होती है स्टैटिस्टिक्स की बुक। अब जो स्टैटिस्टिक्स एज अ सब्जेक्ट है, काफ़ी लोग ये समझते हैं कि ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है। हाँ ठीक है, इकोनॉमिक्स का पार्ट है, लेकिन इसकी शुरुआत ऐसे नहीं हुई थी कि ये इकोनॉमिक्स का पार्ट बनकर एक सब्जेक्ट बने, ये अलग से ही एक डिसिप्लिन होता है। अगर आप आगे चलकर लाइफ में साइकोलॉजी की फील्ड में अगर करियर बनाते हो ना, साइकोलॉजी की फील्ड में आगे जाकर आप काउंसलर, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट बनते हो, तो जीवन भर आपको स्टैटिस्टिक्स का सहारा लेना पड़ता है। बिकॉज जब आप अपने पेशेंट के डिसऑर्डर्स वगैरह को ठीक कर रहे होते हो, आपको रिपोर्ट जो उनकी प्रिपेयर करनी होती हैं उसके लिए कुछ स्कोर्स की नीड होती है आपको। आप जब उनको क्वेश्चंस करवाओगे तो आप उसका स्कोर कार्ड निकालते हो, वो स्कोर कार्ड के लिए आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़नी पड़ती है अगर आप साइकोलॉजी की फील्ड में जाते हो। तो ये एक अलग से ही डिसिप्लिन होता है स्टैटिस्टिक्स। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ, स्टैटिस्टिक्स के सब्जेक्ट में ना बड़े सारे जैसे चैप्टर्स होते हैं। एक चैप्टर मैं बता देता हूँ, जैसे आपको जो आप मैथ्स में बचपन में पढ़ते थे, मीन, मोड और मीडियन, ये तो आपने सुना होगा। फिर हम स्टैटिस्टिक्स में क्या करते हैं, बार डायग्राम्स बनाते हैं, हिस्टोग्राम्स बनाते हैं, और आपने ये भी सुना होगा कि हम पाई चार्ट्स वगैरह भी बनाते हैं। एक चीज़ और होती है स्टैटिस्टिक्स में, डैट इज नोन एज कोफिशिएंट। और ये अगर आप में से किसी ने मैथ्स पढ़ रखी है तो भी आप ये चीज़ जानते होगे, नहीं जानते हो तो मैं किस लिए बैठा हूँ, मैं तो आपकी मदद करने के लिए बैठा हूँ, मैं बताऊँगा आपको कोफिशिएंट क्या होता है। देखो क्या होता है, नॉर्मल मैथ्स में हम क्या करते हैं, अपनी शुरुआत ना 1 2 3 4 5 6 7 8 करके करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि आप औरतों का पार्टिसिपेशन बताओ, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन बताओ, उनका कंट्रीब्यूशन बताओ एक एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन की फील्ड के अंदर, हेल्थ एंड सर्वाइवल, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वगैरह, तो आपका आंसर ये हो सकता है कि आपने उनको बोलोगे कि इतने प्रतिशत या इतने नंबर की औरतें एज़ कम्पेयर टू जो मेन हैं वो पीछे हैं। तो आप हमेशा नंबर में ऐसी ही बात करोगे, 15 20 25 35 40 55 65 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके बात करोगे। लेकिन जो कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट में हम लोग ना बात 1 2 3 4 की नहीं करते हैं, हम लोग बात करते हैं 0 से 1 की। अब आप कहोगे सर ये कैसे पॉसिबल है, किसी का स्कोर क्या सिर्फ 0 या फिर सिर्फ 1 होगा?
नहीं, ऐसा नहीं होता है। कोफिशिएंट के अंदर आप क्या करते हो, जहाँ पर आप जैसे नॉर्मल मैथमेटिक्स में, बाकी स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में आप 1 2 3 4 5 6 यूज़ करते हो नंबर, आप यहाँ पर स्कोरिंग ऐसे करते हो 0.1, 0.2, 0.3, और जहाँ पर ये बात होते 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 0.9 तक आएगी तो उसके बाद नंबर आएगा 1 और शुरू में नंबर होगा 0। तो बात यहाँ पर सिर्फ दो पैरामीटर्स की होती है। शुरुआत होती है यहाँ पर नंबर 0 से कोफिशिएंट के अंदर, और बात हो जाती है 1 पर आकर ख़त्म। और ये इसके बीच में क्या लाया करता है, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1 आखिरी है। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो 10%, 20%, 30%, 40%, लेकिन फिर भी ऐसा परसेंटेज में इसको नहीं बोला जाता, इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब ये वाली जो ज्ञान की चीज़ है, इतनी ज्ञानबाजी मैंने यहाँ पर क्यों करी, टाइम वेस्ट करने को, या फिर लेक्चर की ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा तो ज़्यादा पैसा मिलेगा यूट्यूब की साइड से, जितनी बड़ी वीडियो होगी मेरी, क्या इसलिए? तो दोस्तों ऐसा कोई मकसद नहीं है मेरा, ट्रस्ट मी, आपकी सर की कसम, ऐसा कोई मकसद नहीं मेरा। झूठ बोलूँ तो आप मर जाओ, लेकिन मेरा सिर्फ मेन इंटेंशन ये है बताने का कि ये जो कई लोग स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, जैसे ऐसी रिपोर्ट्स वगैरह को पढ़ते हैं, तो वो ये रिपोर्ट आपको ये बताती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अपने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के अंदर ना स्कोर जो देता है वो 0 से 1 के बीच में देता है। अब कई बच्चे ना इसको नज़रअंदाज करके चले जाते हैं कि 0 से 1 तक स्कोर देता है। और अगर मैं आपको बताऊं कि भारत की जो रैंकिंग है, भारत की जो रैंकिंग आती है, जैसे अगर आप इधर देखो, यहाँ पर लिखा होगा पुरानी रैंकिंग, गिरा, इकोनॉमिक जेंडर गैप भारत का है 0.354 और पॉलिटिकल जेंडर गैप है 0.411। अब अगर मैं आपको ये चीज़ें नहीं बताता कि कोफिशिएंट के नंबर 0 से 1 के बीच में लाया करते हैं, तो आप इसको रट्टा मार के चले जाते। मतलब भले ही आपको याद नहीं होता, लेकिन अगर आप इसकी रीडिंग खुद से भी दे रहे होते तो आपको ये समझ में ही नहीं आता कि सर इधर रैंकिंग ऐसी क्यों नहीं दे रखी है। जब आप कंट्रीज़ की रैंकिंग की बात कर रहे हो तो भारत का जो स्कोर निकल कर आ रहा है वो ऐसा क्यों नहीं आ रहा 35%, 41%, ये 35.4% भी लिखा रहता, या 35 नंबर लिखा रहता, या 41.1% लिखा रहता है, 41% लिखा रहता तो भी ठीक था। लेकिन सर ये 0 पॉइंट समथिंग का क्या मतलब होता है? तो ये बेसिकली कोफिशिएंट के स्कोर्स होते हैं, इसलिए मुझे ये ज्ञानबाजी करनी पड़ी आपसे, आपको ये चीज़ समझाने के लिए। आप में से अगर किसी को ये चीज़ पता थी, वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता थी तो आज के बाद आपको भी ये वाली चीज़ पता रहेगी हमेशा के लिए। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये जो स्कोर कार्ड अपना रिलीज़ करता है, वो स्कोर कार्ड रिलीज़ करता है 0 से 1 के बीच में। ठीक है, अब बच्चे क्या होते हैं ना, इसको नज़रअंदाज करके जाते हैं, तो उसका एक देखो खामियाजा देखना। अब मान लो कि मैंने आपको ये बताया कि 2020 का आंकड़ा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का कहता है कि इंडिया के अंदर इकोनॉमिक जेंडर गैप जो है दैट इज 0.354, और मैं अगर आपको ये कहूँ कि 2025 में ये हो गया है 0.455, तो ये नंबर बढ़ गया है। अब मुझे बताओ कि जेंडर डिस्पैरिटी कम हुई है कि बढ़ गई है? आप कहोगे सर ज़्यादा नंबर बढ़ने का मतलब हमें तो नहीं पता कि जेंडर इनइक्वालिटीज़ जो डिस्पैरिटीज़ है वो कम हो गई हैं कि बढ़ गई हैं। ये दिक्कत होती है इससे। अब आप लेटेस्ट करंट अफेयर को पढ़कर, करंट अफेयर की मैगजीन्स को पढ़कर इधर उधर से चले जाओगे और आपको चलो इसका अपडेटेड नंबर भी मिल जाएगा। ये तो फिलहाल 2020 की रैंकिंग्स और नंबर्स की बात हो रही है, मैं भी आपको लेटेस्ट नंबर भी दूंगा, लेकिन चलो मैं अगर आपको लेटेस्ट नंबर बता भी दूँ, ठीक है, तो और मैं बढ़ता हुआ बताऊँ उस नंबर को, तो आप इससे क्या एक्सपेक्टेशन लगाओगे? अब यहाँ पर लोग क्या करेंगे, 50-50% का जुआ खेलेंगे। कुछ लोग कहेंगे जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो कम हो गई है, कुछ लोग कहेंगे इस नंबर के बढ़ने की वजह से, और कुछ लोग कहेंगे इस नंबर के बढ़ने की वजह से ये नंबर ये शो करता है कि जेंडर डिस्पैरिटी जो है वो एक लोग कहेंगे कि कम हो गई है, दूसरा पर्सन कहेगा कि बढ़ गई है। लेकिन ऐसे नहीं सीखना होता है यूपीएससी की किसी भी चीज़ को। टाइम लगाओ, लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने मन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से रखो, अदरवाइज उसका खामियाजा किसी ना किसी स्टेज के अंदर भुगतना पड़ सकता है। ठीक है, और 365 दिन मैं नहीं चाहता कि आप एक ही कमरे के अंदर बैठकर अपना जो वक्त है वो बर्बाद करो। ठीक है, तो इसको समझते हैं एक बार के लिए अच्छे से। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्कोर निकालता है 0 से 1 के बीच में।
तो हम जीरो को क्या माने, मतलब अगर कंट्री जीरो की तरफ आ जाए, मतलब अगर किसी कंट्री का स्कोर था 0.9 और अब उसका स्कोर हो गया कुछ साल के बाद 0.3, या किसी कंट्री का स्कोर था 0.3 और अब उसका स्कोर हो गया 0.9, तो मैं इनमें से एक कंट्री की पोजीशन को देखना चाहूँ तो किसको अच्छा मानूँ, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। यानी कि कम स्कोर ज़्यादा अच्छी चीज़ है इसके अंदर, कि बड़ा स्कोर जो है वो अच्छी चीज़ है, ये चीज़ समझने वाली है दोस्तों, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो बात ऐसी है कि अगर किसी कंट्री का स्कोर 1 आता है तो वो शो करता है उस कंट्री की बेस्ट पोजीशन को, यानी कि यहां पर फुल पैरिटी है, इवननेस है जेंडर्स के बीच में, इक्वलिटी है। और यहां पर अगर स्कोर 0 आता है तो इट शोज वर्स्ट सिनेरियो ऑफ द कंट्री विद रिस्पेक्ट टू जेंडर डिफरेंसेस, यानी कि वो जेंडर डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा वाइड हैं, बहुत ज़्यादा बड़े हुए हैं इन 4 एरियाज में, क्योंकि इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें ये बात करनी है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में मर्दों का योगदान है, औरतों का बहुत ज़्यादा खराब है। मर्द एक कंट्री के एजुकेटेड है, अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 आता है, मतलब मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ, मर्द अगर किसी कंट्री के एजुकेटेड हैं, औरतें अनपढ़ हैं। हेल्थ और सर्वाइवल के मामले में जो जीने एक इंसान कब तक जिएगा, मर्द ज़्यादा जी रहे हैं एक कंट्री के, औरतें यंग एज में मर जा रही हैं। ठीक है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट उस कंट्री का बहुत ख़राब हो सकता है। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि मर्द बच्चे पैदा कर रहे हैं तो वो बचे जा रहे हैं और औरतें मर जा रही है, बच्चे पैदा करने का काम औरतों का ही है, इसलिए हम मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को ऐसा मानेंगे कि वो बहुत ज़्यादा ख़राब है। हर 1000 में से मान लो कि 300, 400, 500, 100, 150 महिलाएं मर जाती हैं, और अगर वो कुछ सालों के बाद और ज़्यादा मरने लगी, जैसे किसी कंट्री के अंदर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट था कि हर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखा जाता है हर 1000 में से कितनी माएँ बच्चों को जन्म देते वक्त मर जाती हैं। और वो क्यों मर जाती हैं? 9 महीने के अंदर उनको अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला होगा, उनसे कामकाज करवाया गया होगा, उनको मजदूरी करनी पड़ी होगी और उनका किसी ने ख्याल नहीं रखा होगा, तो गर्भ उनका जो होता है, जो उनकी कोख है, वो हो सकता है वीक हो गई हो, कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गई हो और बच्चे को जन्म देते वक्त हो सकता है कि बच्चा बच जाए, लेकिन औरतें जो मर जाती हैं बच्चों को जन्म देते वक्त, उस रेट को हम कहते हैं MMR, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल का मतलब होता है माँ, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरना, और रेट का मतलब होता है कि आप उसको नंबर्स के बेसिस पर पता लगा रहे हो। ठीक है, तो ये अगर 0 है किसी कंट्री का स्कोर, तो यानी कि ये सारे रेट्स बहुत खतरनाक हैं, वर्स्ट सिनेरियो इंडिकेट करते हैं। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी ये, अगर किसी कंट्री का स्कोर 0 है तो वो ये शो करेगा कि मर्दों की फुल दिलचस्पी है, मर्दों का फुल योगदान है, उनके पास वोटिंग राइट्स हैं, उनके पास पॉलिटिकल राइट्स हैं, उनके पास राइट टू कंटेस्ट है, लेकिन औरतों की स्थिति पॉलिटिक्स की फील्ड में, राजनीति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा खराब है। और वहीं पर रिवर्स पिक्चर के बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर किसी कंट्री का स्कोर अगर 1 की तरफ आता है, जैसे अगर उस कंट्री का स्कोर अगर ऐसा है 0.7, फिर हुआ उस कंट्री का कुछ साल के बाद स्कोर 0.8, फिर हुआ 0.9, फिर हो गया 1, तो ये दिखाता है कि जितना मर्द इकॉनमी के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतना औरतें भी कर रही हैं, जितना मर्द पढ़े लिखे हैं उतनी औरतें भी पढ़ी लिखी हैं। मर्दों का सर्वाइवल रेट और लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उनकी हेल्थ अच्छी है तो औरतों की भी अच्छी है। मर्द अगर राजनीति के क्षेत्र में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, तो वो औरतें भी कर पा रही हैं। ठीक है, ये चीज़ अच्छे से समझ गए? बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर हो गया? तो आई होप आपको इतनी क्लैरिटी दोस्तों मिल गई होगी अच्छे से। तो 1 का स्कोर अच्छा है, 0 का स्कोर खराब है। यानी कि अगर हम बात करें 0.9 से, अब हमें क्लैरिटी मिल चुकी है, अगर हम 0.9 से 0.1 की तरफ जा रहे हैं तो कंट्री की परिस्थिति बद से बदतर होती जा रही है। 0.1 से 0.9 की तरफ जा रहे हैं, 1 की तरफ जा रहे हैं, तो कंट्री की सिचुएशन अच्छी हो चुकी है विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी या फिर ब्रिंगिंग जेंडर पैरिटी। ठीक है, और ये चीज़, ये इंडेक्स को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कब से रिलीज कर रहा है, ये वाली चीज़ भी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस इंडेक्स को रिलीज कर रहा है सिंस 2006। ठीक है, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी आजकल बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाकर प्रीलिम्स की स्टेटमेंट बनाता है, ठंडे दिमाग से इन सब चीज़ों को रिकॉल करना, रिवाइज करना, तो एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको वो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक प्रकार से
ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स GGI एक प्रकार से एक कॉम्पस की तरह एक्ट करता है, एक इंडिकेटर की तरह एक्ट करता है। कॉम्पस आपको क्या करता है, आपको डायरेक्शन दिखाता है ना कि आप नॉर्थ में हो, ईस्ट में हो, वेस्ट में हो, साउथ में हो। तो ये एक प्रकार से कॉम्पस इंडिकेटर की तरह, कॉम्पस या इंडिकेटर की तरह वर्क करता है, जिससे हम असेस कर सकते हैं कंट्री के अंदर इन सारे एरियाज में मर्द और औरतों को लेकर कितने गैप हैं और उस कंट्री को अभी तक कितने गैप को और भी फुलफिल करना बाकी रह गया है। जिससे जब ये रिपोर्ट निकलती है, सॉरी जब ये इंडेक्स निकलता है, तो जब कंट्रीज़ को रैंकिंग मिलती है, तो जिनको ख़राब रैंकिंग मिलती है तो उनको शर्मिंदगी फील होती है। फिर वो उस पर्टिकुलर इन चारों फील्ड्स में जहाँ पर उनका स्कोर कार्ड कम आ रखा होता है, तो वहाँ पर उनको शर्मिंदगी फील होती है और फिर वो कंट्री उस क्षेत्र के लिए काम करना स्टार्ट करती है। और यहाँ पर 4 ही क्षेत्र हैं: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, अब इससे रिलेटेड दोस्तों एक बात मैं आपको और समझाता हूँ, और वो बात ये है, मान लो अगर किसी कंट्री का, यहाँ पर लिख देते हैं इसको, मान लो अगर किसी कंट्री का स्कोर आता है, किसी भी रैंडम कंट्री का XYZ का स्कोर आता है 0.65, तो जो भी चीज़ 0.5 से बड़ी है तो यानी कि उस कंट्री के ने इम्प्रूव तो करा है, जेंडर डिस्पैरिटी को कम करा है और जेंडर पैरिटी को वो कंट्री लेकर आ रही है। ठीक है, लेकिन अगले ही साल अगर उसका स्कोर गिर जाता है टू 0.60, यानी कि कंट्री में जेंडर डिस्पैरिटी बढ़ गई है, और अगर उसका स्कोर हो जाता है अगले ही साल 0.70, तो यानी कि जेंडर डिस्पैरिटी और कम हो गई है, जेंडर पैरिटी आ गई है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको क्लियर हो गई है। लेकिन अगर बात करें, अगर किसी कंट्री का स्कोर आता है, मान लो एक नंबर ले रहे हैं हम राउंड फिगर में 0.65, तो ये क्या शो करता है? ये शो करता है कि उस कंट्री ने 65% जो गैप था, 65% जो गैप था मेल और फीमेल्स के बीच में, उस गैप को तो क्लोज कर दिया है उन 4 एरियाज में, जिन 4 एरियाज के भी हमने नाम लिए थे। और कितना गैप बाकी है? 100 में से 65 जाता है तो कितना बचता है बताओ? सोच के बता रहे हो, हराम खोरो, सी सेट नहीं देना है। 35%। ठीक है, नहीं मैं कह रहा हूँ सोच समझ के इतना आंसर दे रहे हो इतनी देर रुक कर। मैंने कहा हराम खोरो, सी सेट नहीं देना है क्या? तो 0.65 का मतलब है 65% गैप क्लोज हो चुका है, 35% अभी भी रिमेनिंग है। इस पे काम करना है उस कंट्री को। ठीक है, और कौन से 4 फील्ड्स में काम करना है? यही 4 फील्ड्स जो कि आपके सामने: इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्वाइवल और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ओके, अब इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में क्या देखा जाता है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में बेसिकली गैप देखे जाते हैं मर्द और औरत, सारी बातें मर्द और औरत के बीच में। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन कितना है, औरतें क्या घरों से बाहर निकल कर काम कर पाती हैं? अगर काम कर पाती हैं तो जिस जगह पर काम कर रही हैं, फॉर्मल सेक्टर या इनफॉर्मल सेक्टर में, वहाँ पर पे इक्वालिटी है क्या? मर्द, ऐसा तो नहीं कि मर्दों को ज़्यादा सैलरी दी जा रही है सेम पोजीशन पर रहकर और औरतों को कम मिल रही है। क्या लीडरशिप का रोल है औरतों के पास? अब लीडरशिप का रोल यहाँ पर हम पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे बहुत सारी कंपनीज में मैनेजरियल पोजीशंस जो होती हैं, आप किसी कंट्री में मैनेजर हो, किसी कंट्री के अंदर एक हाई पोस्ट पे हो, तो हाई पोस्ट पे हमेशा क्या मर्द बैठा हुआ है एज अ बॉस, या औरतें भी हैं बॉसेस? एजुकेशन की फील्ड में देखा जाता है कि कितनी पैरिटी है, कितनी इवननेस है, कितनी इक्वालिटी है मर्द और औरत के बीच में विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जो बचपन की हमारी शिक्षा होती है। ठीक है, स्कूल लाइफ की। सेकेंडरी एजुकेशन हमारी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की, और टर्शरी एजुकेशन एंड बियॉन्ड दैट। ठीक है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन को यहाँ पर देखा जाता है कि ऐसा तो नहीं कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एजुकेशन को किसी एक कंट्री के अंदर सिर्फ मर्द ही एक्सेस कर पाते, वही अपनी पूरी शिक्षा अगर उनको करनी है तो उनको स्कूल जाने को किसी ने मना नहीं करा, कॉलेज जाने को किसी ने मना नहीं करा, यूनिवर्सिटी जाने को किसी ने मना नहीं करा, MA, MPhil और PhD करने को किसी ने मना नहीं करा, और औरतों को रोका जा रहा है। ऐसा तो नहीं है क्या उस कंट्री में? तो ये एजुकेशन की क्षेत्र में देखा जाता है। हेल्थ एंड सर्वाइवल में ये देखा जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी में कितना गैप है। मर्द ऐसा तो नहीं कि ज़्यादा जी रहे हैं और औरतें कम जी रही हैं,
तो कम जी रही हैं तो इसका मतलब उनको या तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन उनका ख़राब हो रखा है, या फिर उनको उतना ध्यान दिया नहीं जाता है बचपन में, तो वो कमज़ोर बनकर पैदा हुई है जिसकी वजह से आगे चलकर उनको बीमारियां लग जाती हैं, शारीरिक बीमारियां। या फिर इतना ज़्यादा काम का प्रेशर रहता है उनके ऊपर, घर के काम वगैरह करना, उसके बाद जल्दी उनकी शादी करवा दी जाती है, और जल्दी उनसे एक्सपेक्ट करा जाता है कि मदर बनो, अपने सपने को कुचल दो, शादी कर लो, किसी की बीवी बन जाओ, माँ बन जाओ। तो उस सब की वजह से क्या किसी औरत के ऊपर एक मानसिक तरीके का कोई दबाव तो नहीं आता जिसकी वजह से वो कम जी पाती हैं। और सेक्स रेशियो को भी देखा जाता है कि नंबर ऑफ मेल्स इज टू फीमेल इस एक कंट्री के अंदर कितने हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट के अंदर ये देखा जाता है कि औरतें कितनी पॉलिटिक्स में शामिल हैं, कितनी औरतें, जैसे इंडिया की बात करें तो यहाँ पर पॉलिटिकल पोस्ट पर जो औरतें होती हैं उनका नाम, मतलब जो भी लीडर्स होते हैं उनका जो टाइटल होता है स्टेट लेवल पर होता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, और नेशनल लेवल पर होता है, पार्लियामेंट के लेवल पर होता है एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कितनी औरतों की रिप्रेजेंटेशन है इन द पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, ये देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी अच्छी तरीके से, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अभी तक हमने सिर्फ इस टॉपिक के अंदर दो ही टर्म्स डिस्कस करी हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या है और ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कैसे वर्क करता है। ठीक है, और कोफिशिएंट के बारे में भी हमने बात करी। अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को समझते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की अगर हम सर्वे को माने और उसके ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को समझें, तो 2020 की जो उसकी रैंकिंग है, ठीक है, किसकी रैंकिंग, भारत की रैंकिंग, वो थी 112। और तब वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टोटल कितनी कंट्रीज को कंसिडर करता था, 153 कंट्रीज। ध्यान देना, रैंकिंग है 112। अब मुझे आप एक बात बताओ, अभी तो मैं आपको कोफिशिएंट के बारे में बता रहा था कि कोफिशिएंट का नंबर जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और जितना कम नंबर होगा उतनी खराब चीज़ है। रैंकिंग के बारे में क्या कहना चाहोगे? अगर टोटल रैंकिंग निकाली जा रही है 2020 के, अगर हम इसको देखें, 153 टोटल कंट्रीज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कंसिडर करी, उसके अंदर जो 112 जो आई वो भारत की रैंक आई। तो जिस कंट्री की रैंक 153 आई होगी, 153 आउट ऑफ 153, तो इनमें से कौन सी कंट्री की रैंकिंग अच्छी है बताओ? यहाँ पर नंबर 1 आना अच्छी रैंकिंग है या फिर नंबर 153 आना अच्छी रैंकिंग है? अच्छा आप क्लास में अगर 153 बच्चे और उसमें 153 अगर रैंक आओ, रैंक हमेशा लाइफ में ऐसी होती है आकांक्षा, रैंक जितनी कम होगी उतना तो अच्छा, उतना ही तो अच्छा माना जाएगा। यूपीएससी रैंक 1 और यूपीएससी रैंक 153 है ना, कौन सी ज़्यादा अच्छी रैंक है बताओ? 1 बढ़िया ना, तो यहाँ पर आप बताओ कौन सी कंट्री फिर अच्छी होगी? 1 वाली, ठीक है। तो यहाँ पर भारत की रैंकिंग जो है वो 112 है। इन सब चीज़ों को समझना दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं इन सब चीज़ों में आराम आराम से लेकर चलता हूँ आपको, क्योंकि बहुत बहुत बार ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स में अलग अलग प्रकार के सब्जेक्ट होते हैं। अब जैसे ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सोशल जस्टिस का, अब इसका कोई बेस तो होता नहीं है कि मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँ कि बचपन में आपने ये कहीं सुना होगा, आपको पहले से पता होना चाहिए। ये सब एक नई बातें होती है, मतलब कोई भी इंसान इसको कहीं से भी शुरू करे तो उसके लिए नया ही है, फिर चाहे उसकी कितनी भी उम्र हो, चाहे वो कितना भी पढ़ा लिखा हो। अब कोई एक पर्सन है, वो नोबेल प्राइज़ विनर है फिजिक्स के अंदर, तो क्या ज़रूरी है वो इन सब चीज़ों को समझ लेगा? बिल्कुल नहीं, हो सकता है कुछ भी समझ में ना आए उसको। तो इन सब चीज़ों को हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। तो कोफिश अब ये खराब रैंकिंग क्यों है? जैसे मतलब मान लो भारत की रैंकिंग 112 है, किसी कंट्री की रैंकिंग 153 भी होगी, डेफिनेटली होगी। अगर टोटल 153 कंट्रीज का इंडेक्स प्रिपेयर करा गया तो किसी कंट्री की 153 आउट ऑफ 153 भी होगी। तो वो ये चीज़ शो करता है कि उस कंट्री के अंदर जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो बहुत ही ज़्यादा खराब थी। उसका स्कोर 0 के ऑलमोस्ट पास होगा, 0 होगा या 0.1 या 0.2 होगा इन द फील्ड्स ऑफ इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड सर्वाइवल एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ठीक है, तो जितना खराब स्कोर उतनी ज़्यादा खराब रैंकिंग। ठीक है, जितना स्कोर 0 के पास उतनी ज़्यादा रैंकिंग बढ़ाकर निकलेगी, बढ़कर मिलेगी उस कंट्री को।
अब जैसे क्या है, अगर ये चीज़ मैं आपको नहीं बताता तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंडिया का जो स्कोर आया वो 112 आया अमंग 153 कंट्रीज, और चाइना का स्कोर आया 106, श्रीलंका का आया था 102, नेपाल का 101, ब्राज़ील का 92, इंडोनेशिया का 85, बांग्लादेश का 50। तो आप इसको पढ़कर पता है क्या समझते, अगर इतना ज्ञान मैंने 1 घंटे का नहीं दिया होता आपको, आप ये डॉक्यूमेंट खोलते और आप इसके नोट्स बनाते, आप इसको पढ़ते, आपके दिमाग में क्या आता, वाह यार भारत ने कमाल कर बैठा 2020 में। भारत को जो रैंकिंग मिली है 2020 की, भारत इन सभी कंट्री से कितना आगे है देखो, चाइना से आगे है, श्रीलंका से आगे है, नेपाल से आगे है, ब्राज़ील से आगे है, इंडोनेशिया से, बांग्लादेश से आगे है। और आपको लगेगा चाइना तो फालतू में अपनी हेकड़ी मारता रहता है, भारत तो चाइना से भी आगे है। और फिर आपके दिमाग पता है कैसे एनालिसिस करेगा, हाँ श्रीलंका नेपाल तो छोटी छोटी कंट्रीज है, इनसे तो आगे हो गई, ठीक है, इंडोनेशिया बांग्लादेश तो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर तो हड़कंप बचा रहता है, उससे तो आगे हो गई। इंडिया की तो रैंकिंग डबल निकल कर आई है बांग्लादेश के कंपैरिजन में, बांग्लादेश की तो सिर्फ 50 है, हमारी तो 112 है। और यहीं पर आपका गेम ओवर हो जाएगा। सही चीज़ को टाइम लगाकर लर्न करो, वो ज़्यादा बेटर है कि गलत चीज़ को आपने अगर समझ लिया तो आपके दिमाग ने अगर उसको ज़्यादा लंबे समय के लिए याद रख लिया और फिर आपके अगर परख अच्छे उड़ गए अगर, तो वो बहुत ख़राब चीज़ है। तो यहाँ पर ये सिचुएशन जो है ये रिवर्स है। सिचुएशन रिवर्स कैसे है, भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसी मुल्कों के कंपैरिजन में, अपने पड़ोसी देशों के कंपैरिजन में इतनी ज़्यादा भारी आता है कि भारत को शर्म आनी चाहिए इस ये रैंकिंग मिलते हुए। और मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मैंने 2020 का जो अटेम्प्ट दिया था, 21 का जो 20 या 21 के आसपास का जो अटेम्प्ट दिया था, तो उसमें करंट अफेयर्स में ये चीज़ आ रखी थी। और पता है भारत ने क्या करा था जब उसको ये रैंकिंग मिली थी, भारत ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया था। इनको क्या पता, ऐसे थोड़ी ना निकाली जाती है रैंकिंग, और ये कुछ भी कह रहे हैं, इतना ख़राब स्कोर दे दिया। चलो ठीक है, ख़राब स्कोर दे दिया होगा, अभी आप 2025 की रैंकिंग अभी मैं बताऊंगा कि कैसी आई है। चलो तब तो ये भारत ने इसको नज़रअंदाज कर दिया ना, कि मतलब क्रिटिसाइज़ कर दिया, वो कर दिया। क्रिटिसाइज़ करने से क्या होता है, अब जिसको 153 रैंकिंग मिल रखी है, ये तो वही वाली बात होगी ना कि क्लास में किसी बच्चे को मैम ने फेल कर दिया, अब वो जाकर टीचर से चैट रहा है, मैम आधा नंबर मेरा यहाँ बन सकता था, 1 नंबर मेरा वहाँ आ सकता था, आपने तो स्ट्रिक्ट चेकिंग कर रखी है। बच्चा कभी भी कबूलता थोड़ी ना है कि मैं पढ़कर नहीं गया, मैं गवार हूँ। वो तो हमेशा, अब बच्चों का एटीट्यूड क्या होता है, यार पेपर बहुत टफ आया था, वो वाला सेट अगर मुझे मिल जाता तो मैं टॉप कर जाता, है ना। तो ऐसे ही कुछ भारत का उस टाइम पे रोने धोने वाला रवैया था, ठीक है। तो खैर काम की बात करते हैं। भारत को मिला 112 का स्कोर साल 2020 में आउट ऑफ 153 कंट्रीज। और भारत की सिचुएशन चाइना से भी वर्स थी विद रिस्पेक्ट टू जेंडर डिस्पैरिटी। जेंडर डिस्पैरिटी यानी कि भारत के अंदर ज़्यादा थी चाइना का स्कोर, क्योंकि भारत से कम है, ठीक है। रैंकिंग अच्छी है, लेकिन जो मतलब ओवरऑल, मतलब मैं नेगेटिव स्कोर की बात कर रहा हूँ, तो वो चाइना की पोजीशन मतलब इम्प्रूव्ड पोजीशन थी। चलो चाइना तो फिर भी हमें समझ में आता है, एक्सेप्ट कर लेगा हमारा दिमाग। लेकिन श्रीलंका के कंपैरिजन में भी भारत जो है उसकी सिचुएशन बहुत ख़राब थी। 102 श्रीलंका का स्कोर आया, भारत का आया 112, नेपाल का आया 101। कितनी छोटी सी कंट्री है नेपाल, ठीक है। वहाँ के लोग भाग भाग कर यहाँ पर काम वाली बाई बनने, ड्राइवर बनने, गाड़ी साफ करने के लिए लोग आते हैं, फिर भी उसका स्कोर कितना अच्छा है, 101, भारत का 112, ब्राज़ील 92, इंडिया 112, इंडोनेशिया 85, इंडिया 112, बांग्लादेश मोर देन 50% लीड है बांग्लादेश के पास विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल जेंडर गैप। और इंडिया का स्कोर डबल रेट पर इससे खराब है, क्योंकि 50 का भी डबल होता है 100, और भारत का है 112। तो जो अगर आप एनालिसिस करके इसको समझते हैं कि हाँ ज़्यादा रैंकिंग आ रखी है, क्यों आकांक्षा जी, है ना, तो आप तो यही कहते कि भारत तो इन सारी कंट्रीज से कितना महान है। लेकिन एक्चुअल में सिनेरियो ये है विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल जेंडर गैप, ये सारी कंट्रीज भारत से काफ़ी आगे। और बांग्लादेश तो देख लो 50 नंबर के स्कोर पर है, ठीक है। ये तो बात हो गई साल 2020 की। 2025 इस साल जब हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और ये जैसे आप जब अटेम्प्ट दो अपना, आप ये लेटेस्ट चीज़ें देख सकते हो, और ये बस भारत का स्कोर याद रखने की कोशिश करना, और एक एनालिसिस के लिए जैसे कोई भी एक छोटी सी कंट्री पकड़ लेना जिसको हम लोग ना छोटा मानते हैं। जैसे यहाँ पर हम किसी को छोटा मानते हैं, अपने कंपैरिजन में हमारे सामने कौन कौन सी कंट्री थे जिसको हम क्रिटिसाइज करते रहते हैं,
कि अरे यार इनकी कंट्री में तो सिविल वॉर चल रहा है, इनकी कंट्री में तो कब्ज़ा हो जाता है, इनकी कंट्री में तो डेमोक्रेसी को हटाकर मिलिट्री ओवरटेक कर लेती है। ऐसी आप कौन कौन सी कंट्रीज़ की बुराइयां करते हो भारत के सामने? श्रीलंका की, नेपाल की, बांग्लादेश की। तो आप इनका स्कोर याद रख सकते हो अगर मेंस में अगर आपको लिखना पड़े और आपको अपना आंसर थोड़ा सा बाकी कैंडिडेट्स के कंपैरिजन में अगर वजनदार बनाना है। शांत दिमाग से अगर देखोगे तो ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स नहीं होते, लेकिन जहाँ पर ये ऐसे फैक्ट्स होते हैं अगर आप इसको रिकॉल कर पाओ, मेमोराइज कर पाओ, तो काम चल जाएगा आपका। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि सर जिस साल हम एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, मान लो किसी आपने पहला अपना मेंस लिखा लेकिन आपका ओवरऑल क्लियर नहीं हो पाया यूपीएससी, आपने दूसरा मेंस लिखा, तीसरा मेंस लिखा, चौथा लिखा, पांचवा लिखा, लास्ट अटेम्प्ट लिखा, लास्ट अटेम्प्ट आपका क्लियर हो जाएगा मान लो। लेकिन आपको क्या हर साल इसको अपडेट करना है? तो देखो, ज़रूरी नहीं होता ऐसा। आप चाहो तो जो मैं आपको अभी लेटेस्ट चीज़ बताऊंगा वो करंट अफेयर से बताऊंगा अभी कि लेटेस्ट रैंकिंग क्या है। आप चाहो तो साल 2027 में, 28 में, 29 में, 30 में जब मर्जी दे रहे हो आप। 10 साल थोड़ा थोड़ा सा बड़ा समय हो जाता है क्योंकि हर साल इनकी मीटिंग हो रही है, हर साल ये रैंकिंग निकल कर आ रही है। तो 5 साल का भी गैप अगर आप रखते हो, कहने का मतलब मेरा ये है, आप साल 2025 में बैठे हुए हो यूपीएससी में मेंस के आंसर राइटिंग में, अगर आपके पास कोई ऐसी किताब या कुछ भी है जहाँ पर उससे 5 साल पहले की बात हो रखी है और अगर आप वो याद करके चले गए, तो अब आपका दिमाग आपसे ये कहेगा कि आपका सवाल मेरे लिए ये हो सकता है कि सर हम इसको लिख सकते हैं क्या? मुझे तो लेटेस्ट वाले चीज़ें याद नहीं है, मैंने तो करंट अफेयर नहीं पढ़े और आपने मना करा था कि करंट अफेयर पढ़ने भी नहीं चाहिए, बेवकूफ़ पढ़ते हैं करंट अफेयर। तो आप लिख कर आ सकते हो, बेफिक्र होकर लिख कर आ सकते हो, लेकिन ठीक लिखना फिर उसको। ऐसा नहीं कि आपको याद नहीं आ रहा तो आपने अराउंड 100, अप्रॉक्सीमेटली दिस दिस नंबर ऐसा करके लिख दिया। यहाँ पर आपका जो तीर है वो बिल्कुल अर्जुन के तीर की तरह वर्क करना चाहिए, फिर तभी आपका आंसर दमदार और वजनदार बनेगा। ठीक है, ये कोई कॉलेज का एग्जाम नहीं है कि कोई भी आप मनगढ़ंत फैक्ट लिख कर आ गए पन्नों को भरने के लिए। यहाँ पर पन्ने भी लिमिटेड हैं और जो बैठे हुए हैं एग्जामिनर वो आपके पिताजी के भी पिताजी हैं नॉलेज के लेवल में। ठीक है, तो उनके साथ कोई खिलवाड़ नहीं, क्योंकि आपकी गर्दन और आपका करियर उनके हाथ में है। तो इंडिया जो है साल 2025 की अगर हम बात करें, इंडिया की रैंकिंग है 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज। इस बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने वर्ल्ड 148 कंट्रीज का टोटल डेटा निकाला था, साल 2020 में 153 का निकाला था। भारत की रैंकिंग साल 2020 में थी 112। ठीक है, तब कोविड वगैरह भी चल रहा था, 112 थी, तब भारत ने क्रिटिसाइज करा था, है ना। अब तो सब कुछ ठीक है ना, रैंकिंग हो गई है 131। अब डिफेंड करने वाले इसको ऐसे भी कर सकते हैं जो सरकार में बैठे लोग हैं, अरे तब वो 153 कंट्रीज में से था, ये भी तो देखो अब ये 148 कंट्रीज में से है। तो 148 से 153 में कितना फासला है? 5 नंबर का। 149, 150, 151, 152, 153, 5। लेकिन ये 112 से लेकर 131 के बीच में कितना फासला है ये देखो। तो अब मुझे बताओ आकांक्षा, ये पोजीशन सिचुएशन भारत की अच्छी है कि खराब हो गई है? रैंकिंग अगर बढ़कर आई है तो बेकार हो गई है। शुक्र है मेरी इतनी मेहनत बर्बाद नहीं हुई। बुरुंडी या अफ्रीकन कंट्रीज के बराबर पहुंचने वाले हैं अभी और ये साल 2030 आ जान तो क्या पता है 141 भी हो जाए, और तब हो सकता है टोटल कंट्री की जो रैंकिंग निकाली जाए वो 141 में से निकाली जाए। तो भारत की रैंकिंग है साल 2025 में 131 आउट ऑफ 148 कंट्रीज, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 में। और साल 2024 में भारत की जो पोजीशन थी इट वाज 129। इंडिया 2 पोजीशन स्लिप कर गया। ठीक है, और भारत का जो स्कोर आ रखा है वो आ रखा है 0.641। ठीक है, और वैसे 0.641 नहीं, जो रिपोर्ट में जो करंट अफेयर में मैंने पढ़ा था मैं आपको वो बताता हूं। इट इज पैरिटी स्कोर कितना है
64.1%। तो मैंने आपको इसको कन्वर्ट करने का तरीका भी बताया ही था, आप इसको 0.641 भी मान सकते हो। ठीक है, तो इंडिया जो है इट इज़ अमंग द लोएस्ट रैंक कंट्रीज इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में सबसे खराब स्कोर आया इंडिया का। ठीक है, और ये रिपोर्ट जून के आसपास, जून 12 2025 में रिलीज करी गई थी, जैसा कि करंट अफेयर में मैंने पढ़ा था। ठीक है, तो इंडिया इज द ओनली कंट्री, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर, अगर अभी ये वाली बात हम 2020 की कर रहे हो, 2025 की रिपोर्ट में भी आप इसको, मतलब इंडेक्स के अंदर भी आप इसको लागू कर सकते हो, क्योंकि स्कोर तो खराब है ही और बद से बदतर हो गई स्थिति। तो भारत इकलौता ऐसा देश है पूरे के पूरे इंडेक्स के अंदर, अब समझ गए भारत ने क्यों क्रिटिसाइज करा होगा इसको, जब इसने रिपोर्ट ने चलो एक रैंकिंग दी, यहाँ तक बात ठीक थी। दो बातें इंडिया के बारे में और लिख डाली। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पर इकोनॉमिक जेंडर का जो गैप है वो पॉलिटिकल जेंडर के गैप से भी बड़ा है। बाकी सारी कंट्रीज में पॉलिटिकल जेंडर गैप बड़ा है, चलो हम ये मान लेते हैं कि बहुत सारी औरतों का राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं होता है, उनको नहीं जाना है, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन वैसे ही कम हो जाएगी। चलो ठीक है, एक्सेप्ट कर लिए, जब जाना ही नहीं है किसी को तो रिप्रेजेंटेशन तो वैसे ही कम हो जाएगी। अब आना चाह रही है और नहीं आने दें तो रिप्रेजेंटेशन कम हो जाए, तो ये खराब बात है। किसी एक फील्ड में मतलब महिलाएं अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाना चाह रही है, उनको मौका ही नहीं मिल रहा है। अब चलो मान लेते हैं कि पॉलिटिकल जेंडर गैप भारत का खराब है, कि यहाँ पर लड़कियों का, औरतों का, मतलब किसी से भी आप पूछोगे कि 12th पास आउट एक लड़की से या फिर ग्रेजुएट एक लड़की से, तो बहुत कम महिलाएं भारत के अंदर, ये तो वास्तविकता है कि रिप्लाई वो ऐसा बिल्कुल नामात्र के बराबर देंगी कि उनको राजनीति में करियर बनाना अपना आगे चलकर, दे आर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, लॉयर बन जाएंगी, आईएएस वगैरह की तैयारी करा लो, क्या कहते हैं ये, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, एयर हॉस्टेस, और बहुत सारी फील्ड में वो नाम ले लेंगी अपने, लेकिन राजनीति में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन फिर जब वो जॉब वगैरह करना चाह रही हैं तो इकोनॉमिक जेंडर गैप तो अच्छा होना चाहिए ना। लेकिन भारत इकलौती ऐसी कंट्री है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये मानना, ये बोलना था अपनी रिपोर्ट के अंदर, कि इकोनॉमिक गैप भारत का ज़्यादा बड़ा है एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल जेंडर गैप। और इंडिया इज अमंग द कंट्रीज, इंडिया इज अमंग दोज कंट्रीज जहाँ पर बहुत ही पुअर और बहुत ही कम विमेन की रिप्रेजेंटेशन है ऑन कंपनी बोर्ड्स। कंपनी बोर्ड्स का मतलब क्या होता है, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना कंपनी के, कंपनी को चलाने वाले जो मालिक होते हैं, जो मैनेजरियल पोजीशंस पर होते हैं, टॉप टॉप कंपनीज के अंदर जो बड़ी बड़ी जो पोजीशंस हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर जो टॉप लेवल की जो पोजीशंस होती हैं, वहाँ पर औरतें जो हैं वो टॉप पोजीशंस पर बहुत ही कम है भारत के अंदर। और इतनी कम है कि सिचुएशन हमारे देश में इट इज़ इवन वर्स, मतलब ये वाली पोजीशन जो है भारत की, सिर्फ भारत की खराब नहीं है, चाइना के अंदर भी ये वाली सिचुएशन बहुत वर्स है। मर्द मिल जाएंगे आपको टॉप बॉसेस कंपनी के, कहने का मतलब सिंपली ये है, लेकिन भारत के अंदर औरतों की रिप्रेजेंटेशन, जैसे मतलब मान लो कि अगर अलग अलग कंपनीज के अंदर अगर आप देखो तो सिर्फ 13.8% वेमेन हैं जो कि टॉप कंपनी के बोर्ड्स में शामिल हैं, मैनेजरियल पोजीशंस पर हैं। और सिचुएशन चाइना की इस मामले में तो भारत से भी ख़राब निकली थी, इट वॉज जस्ट 9.7% इन चाइना। वहाँ पर यानी कि जो औरतें हैं वो इकोनॉमी की फील्ड में बहुत सारी कंपनीज़ में जहाँ पर वो काम करती हैं फॉर्मल सेक्टर के अंदर, इनफॉर्मल सेक्टर की तो बात हो ही नहीं सकती यहाँ पर, लेकिन फॉर्मल सेक्टर में भी औरतों की रिप्रेजेंटेशन लो है ऑन द कंपनी बोर्ड्स। चाइना के अंदर और भी ख़राब थी, इंडिया के अंदर तो फिर भी 13.8% वॉज द फिगर, चाइना के अंदर इट वॉज जस्ट 9.7%। ओके, तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही, और भी बातें करेंगे हम इस टॉपिक के बारे में अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।